नमस्कार। मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। इस वीडियो में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा प्रमुख रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोतों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिनके आधार पर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक विस्तृत रूपरेखा का निर्माण कर पाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, मुस्लिम आक्रांताओं, तुर्क आक्रांताओं से राजपूतों का जो संघर्ष हुआ उसका हमने विवेचन किया, और उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, और उसके अंतर्गत हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का विस्तार से विवेचन किया। राजपूत तुर्कों के सामने पराजित हुए और अंततः भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का सुल्तान बना, और 1206 में विधिवत रूप से भारत में दास वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में यहाँ का शासक घोषित हुआ, और उसके बाद बहुत शीघ्र 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। अतः उसको पर्याप्त समय दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का, उसको व्यवस्थित करने का, उसमें एक अच्छी प्रशासनिक और आर्थिक प्रणाली विकसित करने का अवसर उसे नहीं मिला, और इस कारण दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है उसके बारे में इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत को चूँकि एक वास्तविक आकार, एक वास्तविक व्यवस्था, एक व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली का रूप चूँकि उसे बाद में इल्तुतमिश के समय में मिला, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। सबसे पहले हम इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन एवं उसके सिंहासनारोहण के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह इलबारी तुर्क था। वह मध्य एशिया का रहने वाला था। बचपन में ही चूँकि वह बहुत ही सुंदर और कुशाग्र बुद्धि वाला था, तो उसको उसके पिता ने और उसके भाइयों ने, जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, एक व्यापारी को बेच दिया, और इस तरह से कई हाथों से बिकता हुआ अंततः वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उसने अपनी योग्यता से उसका विश्वास प्राप्त कर लिया, और इतना विश्वास प्राप्त कर लिया कि देखते ही देखते वह एक से एक दूसरे पद पर उन्नति प्रदान करता हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया गया, और उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही एक प्रमुख सूबेदार के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका था, और यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शमसी सरदारों ने, दिल्ली और लाहौर के सरदारों ने उसे दिल्ली का शासक या सुल्तान नियुक्त किया। यद्यपि उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर तुर्की अमीर दो दलों में विभाजित हो गए थे। लाहौर के तुर्की अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को घोषित कर दिया था, जबकि दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो कि उस समय बदायूं का सूबेदार था, किंतु इल्तुतमिश ने आराम शाह को, जैसा हम पढ़ चुके हैं, युद्ध में पराजित किया और उसे मार करके स्वयं अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। अब हम देखेंगे कि इल्तुतमिश दिल्ली का जब सुल्तान बना, उस समय दिल्ली सल्तनत की क्या स्थिति थी, और उसके सामने कौन सी कठिनाइयाँ थी, और उनका उसने किस प्रकार से समाधान किया।
गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को भयंकर आंतरिक एवं बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत जो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, नासिरुद्दीन कुबाचा जो उच्च और मुल्तान का शासक था, आराम शाह और इल्तुतमिश के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। और यही नहीं, उसने आगे बढ़कर भटिंडा, कोराम और सरस्वती को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था और मौका मिलते ही वह दिल्ली पर भी अधिकार करने की चेष्टा कर सकता था। तो इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो नासिरुद्दीन कुबाचा के रूप में थी। और दूसरी जो समस्या थी इल्तुतमिश के सामने वो गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज के रूप में थी, जिसने समस्त भारतीय तुर्की सल्तनत पर अपने प्रभुत्व का दावा करना प्रारंभ कर दिया था। और लखनऊ तो तीसरी जो समस्या थी वो थी लखनऊती में अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार बंगाल, बिहार भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। इसके साथ साथ जालोर, रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि राजपूत राज्यों ने, जिन्हें मुइजुद्दीन और ऐबक के समय में तुर्की आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, उन्हें अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए थे। इस प्रकार जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा भाग आधिपत्य से मुक्त हो चुका था और दिल्ली तथा बदायूं और उसके आसपास के कुछ भाग ही उसके अधिकार में रह गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली में भी अनेक ऐसे तुर्की सरदार मौजूद थे जो उसको भारत का शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे और गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंहासनारोहण के समय इल्तुतमिश की स्थिति बड़ी जटिल थी, किंतु इन परिस्थितियों का इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से मुकाबला किया और उसने न केवल दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचा लिया बल्कि उसकी नींव को बहुत हद तक मजबूत करने में भी सफल रहा। अब हम ये देखेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने सामने जो भी समस्याएं थी उनको किस प्रकार से उनका निराकरण किया। तो इस दिशा में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम उसने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिल्ली के उन तुर्क अमीरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जो उसको सत्ता से हटाने के लिए उसके विरुद्ध विद्रोह की योजना बना रहे थे। इल्तुतमिश ने उन पर आक्रमण किया और उनमें से अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया और जो बचे उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसने इस प्रकार बदायूं, अवध, बनारस, शिवालिक प्रदेश के विद्रोही तुर्क सरदारों को हराकर उन्हें भी अपना आधिपत्य मानने पर विवश कर दिया। इस तरह से न केवल उसकी राजधानी सुरक्षित हो गई बल्कि उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि वह अब अपने प्रबलतम विरोधियों की शक्ति का भी दमन करने की योजना बना सके। पहले उसने इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने अपने जो आंतरिक शत्रु थे उनका दमन किया और उसके बाद अपने बाह्य शत्रुओं की एक एक करके मुकाबला किया और उनको भी हरा करके या उनको पराभूत करके और दिल्ली पर अपना जो साम्राज्य था वह निष्कंटक किया। तो इस दिशा में हम देखेंगे कि अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित करने के बाद उसने याजुद्दीन यल्दौज की शक्ति का दमन किया। हम पढ़ चुके हैं कि यल्दौज ने उसके लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी। तो इल्तुतमिश ने इस समय यल्दौज जो दिल्ली पर अपने साम्राज्य का दावा कर रहा था वही इस स्थिति में नहीं था कि उसके दावे को नकार सके, इसलिए उसने कूटनीति से काम लिया और जब तक उस स्थिति इसकी मजबूत नहीं हो गई थी तब तक उसने यल्दौज का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा भेजे हुए छत्र, दंड आदि राज्य चिन्ह स्वीकार कर लिए। किंतु जो ही वह आंतरिक कठिनाइयों से मुक्त हुआ उसने यल्दौज की ओर ध्यान दिया, जिसने अपने वजीर के नेतृत्व में एक सेना भेजकर कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। यह इल्तुतमिश के लिए बड़ी चिंताजनक घटना थी क्योंकि पंजाब पर यल्दौज के अधिकार का अर्थ ख्वारिज़म के शाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का प्रत्यक्ष निमंत्रण था, जिसके लिए गजनी पर अधिकार करना केवल समय का ही प्रश्न था। गजनी पर अधिकार करने के बाद ख्वारिज़म का शाह हिंदुस्तान को भी गजनी का अधीनस्थ राज्य मानकर उस पर आक्रमण कर सकता था। अतः इल्तुतमिश के लिए हर हालत में यह आवश्यक था
कि पंजाब को यल्दौज के आधिपत्य से मुक्त किया जाए। वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करता रहा और सौभाग्य से यह अवसर उसको प्राप्त हो गया जल्दी ही, जबकि ख्वारिज़म ने शाह के यल्दौज को हराकर गजनी से बाहर निकाल दिया। यल्दौज भागकर लाहौर आया और इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए यल्दौज पर आक्रमण करने का यह उपयुक्त समय उसे लगा। उसने एक शक्तिशाली सेना लेकर के उसके विरुद्ध कूच किया और तराइन के ऐतिहासिक मैदान में उसका मुकाबला करके उसे पराजित किया और इस प्रकार उसे बंदी बना करके बदायूं भेज दिया, जहाँ कुछ समय बाद उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश के हाथों पराजय होने के बाद कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु इल्तुतमिश ने इस समय कुबाचा से छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा और लाहौर उसके अधिकार में रहने दिया। लेकिन बाद में जब कुबाचा की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो इल्तुतमिश ने 1217 में कुबाचा पर आक्रमण करके विभाजित कर दिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने प्रारंभिक शत्रुओं का दमन करके अपना मार्ग निष्कंटक किया और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाना शुरू किया और लंबे समय तक शासन करते हुए उसने दिल्ली को एक सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित किया। वहाँ एक अच्छी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, मुद्रा प्रणाली स्थापित की, न्यायिक सुधार किए, बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए गए और इस प्रकार दिल्ली को उसने एक सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित किया। अतः हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत को वाकई में इल्तुतमिश ने ही स्थापित किया था, या यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। धन्यवाद।